का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट, कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी डोज ली है। पीएम ने कहा कि टीके से वायरस को हराएंगे, हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे। बता दें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने पीएम मोदी को आज सुबह ही कोरोना का दूसरा टीका लगाया है। बता दें कि 1 मार्च को उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली थी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि मैंने आज दिल्ली एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने दी है। तो दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों ने इनको टीका लगाया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज रात से 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। रात 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक यहां पर ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। बाहर निकलने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। बता दें कि 500 से ज्यादा मामले मिले तो कर्फ्यू लग सकती है। सीएम योगी ने ये सख्त आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने ये सख्ती बरतने के लिए यहां पे साफ निर्देश दिए हैं। तो 13 जिलों की स्थिति पर सीएम ने बैठक की है। कोरोना महामारी से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ज्यादातर राज्यों को संक्रमण रोकने के लिए सख्ती करनी पड़ रही है। नाइट कर्फ्यू ही नहीं, सीमित लॉकडाउन लगाना भी पड़ सकता है। तो बता दें कि लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। 8 अप्रैल यानी कि आज से लेकर आज रात 9 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु को लेकर छूट रहेगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। रायपुर में 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन है। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से ये लॉकडाउन जो है वो शुरू होगा। राजधानी रायपुर जिले की सीमाएं का पूरी तरीके से यहाँ पे सील रहेंगी। फ्रंटलाइन वर्कर को लॉकडाउन में छूट। शराब, सब्जी, फल और किराना दुकानें यहाँ पे जो है वो बंद रहेंगी। तो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, रेलवे स्टेशन खुले रहेंगे। वहीं मेडिकल सेवाएं, दूध की दुकानों को छूट दी गई है, वो खुली रहेंगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है छत्तीसगढ़ से। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। बता दें, महाराष्ट्र के सभी बड़े और छोटे व्यापारी अपनी दुकानदारी जो है वो बंद कर अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिसको देखते हुए आज महाराष्ट्र के सभी व्यापारी संगठन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से लॉकडाउन हटाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो माफ कीजिएगा, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री उद्धव जी ठाकरे जी के साथ बीच ये कल ये हम व्यापारियों की बहुत अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बातचीत हुई।
व्यापारियों का पक्ष रखते हुए मैं बीसी भरतिया ने कहा कि आप टाइमिंग अलग अलग करिए मगर दुकानें शुरू रखिए। कार्यालय अलग समय शुरू हो जाए, सरकारी कार्यालय अलग शुरू हो जाए और दुकानें अलग समय पे शुरू रहे ताकि भीड़ न हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा कि मैं गंभीरता से सारी चीज़ देखूंगा, मगर हमें आपस में मिलके करना है, हमें कोरोना से लड़ना है, आपस में एक होकर रहना है और 2 दिन का मेरे को समय दें ताकि मैं इसके ऊपर और विचार करूं। बीसी भरतिया ने मुख्यमंत्री जी का आभार माना। महामारी फैलने का धोखा ज्यादा बढ़ता है। आप पेड़ को चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे। बता दें कि 11 बजे इंद्र मैदान हुगली में योगी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, जिसके बाद से 12:30 बजे कृष्णरामपुर हुगली योगी आदित्यनाथ यहाँ पे एक सभा करेंगे। फिर 2 बजे संक्रेल मिल ग्राउंड हावड़ा यहाँ पे योगी तीसरी सभा करेंगे। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने को लेकर बुधवार को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने हुगली में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं से अपील करने के लिए ममता बनर्जी को ये नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में ममता बनर्जी को 48 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से शिकायत मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनाव रैली को उस दौरान मुस्लिम मतदाताओं से कहा कि उनका वोट अलग अलग दलों में न बंटने दें। नोटिस के मुताबिक चुनाव आयोग ने पाया है कि उनका भाषण जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। तो ममता को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सांप्रदायिक आधार पर प्रचार करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि 48 घंटों के अंदर ही ममता को जवाब देना होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सांप्रदायिक बयान यहाँ पे दिया गया है जिससे देखा जाए कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा आक्रामक है, तो क्या आने वाले चौथे चरण के चुनाव में बीजेपी ममता पर रोक लगाने की बात कर सकती है? जी देखिए, इस तरह बता दूं आपको कि जब नंदीग्राम दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी और जाहिर सी बात है कि लगातार वहां पर घिरती हुई दिख रही थी। तब उन्होंने अपना गोत्र बताया, चंडी पाठ किया, लेकिन जैसे उनकी अपनी विधानसभा की सीट चुनाव दूसरे चरण के लिए खत्म हुआ, उसके बाद वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने लगी। कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको एकजुट होकर मतदान करना चाहिए, उनका जो वोट है वो न बट पाए। देखिए, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, सभी लोगों ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया है। तो ममता बनर्जी के पर बीजेपी कड़ी नज़र रखी हुई है और बीजेपी के मैं लगातार इस बंगाल के चुनाव में देख रहा हूं कि हर चाल में ममता बनर्जी फंसती हुई दिख रही हैं। चाहे नंदीग्राम का मुद्दा हो, चाहे बयानबाजी का मुद्दा हो, लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला है ममता बनर्जी की तरफ से वो चल रहा है और बीजेपी की ट्रैप में लगातार वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। सौरभ, इस नोटिस के बाद से ममता पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी देखिए, ममता बनर्जी अपने करने वाली महिला हैं। जहां तक ममता बनर्जी के करीबी लोगों से लगातार बातचीत होती है तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी के काम करने का जो अपना स्टाइल है वो अलग ही है, वो किसी की सुनती नहीं है। तो इसी तरह उनकी पार्टी में लगातार टूट हो रही है, चाहे मुकुल राय हों, चाहे शुभेंदु अधिकारी हों, राजीव बनर्जी हों, तमाम जो नेता हैं वो उनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चुनाव चल रहा है और आज शाम 5 बजे चौथे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा, तो सभी पार्टियां लगातार ताकत झोंक रही हैं। अभी आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनकी आज 3 सभाएं हैं। वो भी आज आकर ममता पर हमला करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे कि जिस तरह से हमने अपराधियों को मुक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश से, मुख्तार अंसारी से पंजाब से यूपी के जेल में आया है, वैसे ही बंगाल में जो हमारी सरकार आएगी तो हम अपराधियों को जेल में डालेंगे। तमाम तरीके से
से वादे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ममता की तरफ से भी वादे किए जा रहे हैं कि हमने 10 साल में विकास किए हैं, एक बार और मौका दिया जाए उनको 15 साल के लिए, यानी 5 साल और दिया जाए। तो हर पार्टी लगातार दावा कर रही है, सीपीएम भी दावा कर रही है कि 34 साल उन्होंने विकास किया है, उनको मौका दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो बंगाल की लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी में सिर्फ है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। तो पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के रण के लिए बीजेपी और टीएमसी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि ममता दीदी का ढोंग सब लोगों के सामने आ चुका है। 2 मई दीदी गई। बंगाल में चुनावी माहौल काफी गर्म है। 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 10 तारीख को है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, जिस सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल की धरती पे सुदर्शन न्यूज आपका स्वागत करता है। बहुत जबरदस्त तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। कि बाली विधानसभा में वैशाली जी के पक्ष में लहर है। मोदी में है पूरा बंगाल। सर, जिस तरीके से बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर और खुद बाली विधानसभा के प्रत्याशी पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पत्थर बरसाए गए। पत्थर बरसाने का जो काम चल रहा है बंगाल में, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। एक जबरदस्त प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का जबरदस्त समर्थन है। बड़ी विजय की ओर है। पत्थरबाजों को क्या कहेंगे जो फूल की जगह पत्थर बरसा रहे हैं? मैं यह मानता हूं कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है। बड़ी विजय की ओर हम जा रहे हैं। 200 से ज्यादा सीटें जीत करके बंगाल में असल परिवर्तन लाने का काम होगा। सर, जिस तरीके से ममता दीदी का ढोंग लोगों के सामने आ रहा है, जो पैर टूटने का एक बहाना करती है, वीडियो वायरल होता है, पैर चलाती हुई दिखती है। सुनाई नहीं दे रहा है। ममता दीदी का पैर टूटने का ढोंग लोगों के सामने। निश्चित तौर से ममता दीदी जो व्हील चेयर पे चल रही है, वो नाटक कर रही है और इस नाटक को बंगाल की जनता समझ गई है। जिस तरीके से बड़ा जन समर्थन देखने के लिए मिल रहा है, ये मतदान में तब्दील हो पाएगा? जरा लोग मिलने दो, बाद में आ जाओ, अभी बाद में बात करें। सर, एक आखिरी सवाल। 2 मई दीदी गई का नारा जो चल रहा है, 2 मई दीदी गई, जय श्री राम। नंदीग्राम में जय श्री राम। 2 मई दीदी गई, यह सुनिश्चित है। जनता का मन मानस बदल चुका है। इसके आधार पर हम लोग विजय सुनिश्चित मानते हैं। दीदी को जो दिक्कत है वो जनता दूर कर देगी। ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है जितना बड़ा ये जन समर्थन आपको दिख रहा है विजुअल्स में, ये भारी जन समर्थन आने वाली 2 मई को मतदान में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, बाली। तो हरियाणा में बीजेपी जिला अध्यक्षों की बैठक, सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा नेताओं की कोर टीम में फैसला किया गया है कि इसके लिए विरोध करने वाले लोगों के प्रति यदि सरकार को सख्ती करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगी। अभी तक सरकार ने इस प्रदर्शनकारियों के प्रति नरम रुख अपनाया हुआ था, लेकिन प्रदेश में अराजकता का माहौल बनने से रोकने के लिए सरकार अब किसी रियायत के मूड में यहां नहीं है। इसके अलावा राज्य के दूसरे मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई। तो हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है, सीएम आवास पर यह बैठक हुई जिसमें मनोहर लाल खट्टर शामिल थे। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई थी। किसान आंदोलन को लेकर यहां पे बैठक हुई, इसको लेकर के चर्चा की गई थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश आने के बाद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब उत्तर प्रदेश मुख्तार की विधानसभा सदस्यता को खत्म करवाने को लेकर
विधिक राय ले सकती है। पिछले 24 साल से लगातार विधायक मुख्तार अंसारी की अगर विधानसभा सदस्यता जाती है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक अगर कोई विधानसभा सदस्य विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो आर्टिकल 190 के तहत उसकी सदस्यता जो है वो खत्म हो सकती है। इस आर्टिकल 190 के अलावा मुख्तार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को भी सदस्यता खत्म करने का आधार यूपी सरकार बनाएगी। तो बता दें कि मुख्तार अंसारी पर प्रदेश में 52 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 15 ट्रायल स्टेज पर है। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने का भी आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के लिए मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने का भी आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी, लेकिन गवाहों के मुकर जाने के लिए मुख्तार अंसारी इस केस में बरी हो गया था। मुख्तार की बढ़ सकती है अब मुश्किलें। तो वहीं उत्तराखंड के जंगल पिछले कई दिनों से धूं-धूं करके जल रहे हैं। जंगल में लगी आग इतनी भीषण है कि जिसे बुझाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। वहीं आग के फैलने का कारण जो है वो पहाड़ों में चलने वाली तेज हवाओं को बताया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग अब बेकाबू होती जा रही है, जिसके चलते आग की चपेट में कई जिले आ चुके हैं। लेकिन जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर शामिल हैं। हालात बेकाबू होता देख हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रमुख वन संरक्षक को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2020 से 4 अप्रैल 2021 तक उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की अब तक 989 घटनाएं हो चुकी है। इनमें करीब 1300 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वहीं अगर बात करें 1 से 5 अप्रैल की, तो इस बीच जंगलों में आग लगने के 261 मामले सामने आए हैं और 413 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। लेकिन अभी सोचने वाली बात ये है कि आखिर इतनी बर्बादी का कारण है क्या? चलिए एक नजर इस पर भी डालते हैं। क्या है जंगलों में आग लगने का कारण? कम बारिश, बर्फबारी बनी वजह, सूखी झाड़ियां और पत्ते पकड़ रही आग, तेज गर्मी बनी आग लगने की वजह, हवा की रफ्तार आग बढ़ाने में मददगार, इंसानी दखल बना मुख्य कारण। ज्यादा बर्बादी न हो इसके लिए वन विभाग ने अब अपने फायर क्रू स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात करने का फैसला किया है। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी के अनुसार हर स्टेशन पर करीब 6 फायर वॉचर तैनात किए जाएंगे और इस हिसाब से वन विभाग करीब 8000 फायर वॉचर की तैनाती करेगा। क्या खासियत होगी फायर वॉचर की, इस पर जरा गौर करते हैं। क्या होंगे फायर वॉचर के फायदे? वॉचर एक टीम के रूप में करेगा काम। स्टेशन पर होगी फायर किट, औजारों की व्यवस्था। आग की घटनाओं का रखा जाएगा रिकॉर्ड। क्रू स्टेशन में रोज होगी मॉक ड्रिल। अधिकारी करेंगे क्रू स्टेशनों का निरीक्षण। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में वन विभाग की ओर से करीब 1313 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। करीब 2000 फायर किट उपलब्ध कराई गई हैं और वन विभागों को अतिरिक्त 180 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 40 से ज्यादा जगहों पर आग सक्रिय है, जिसके चलते मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है, जिसके बाद मौके पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई और एनडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।